अरे विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की गई हैं वर्ष से 2023-24 की, यानी कि ये आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 की जो आपकी सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसका संपूर्ण हल हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अन्य किसी भी वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आंसर जितने भी आपको बताए जा रहे हैं उन आंसरों को आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना, ठीक है। और जो आपका पेपर आने वाला है अर्धवार्षिक का और जो वार्षिक के आपके पेपर होने वाले हैं वो भी आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही बनने वाले हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिए गए हैं सभी को आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की, इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2023-24 की, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुक्रमालिका देख लेते हैं जो आपका रहने वाला है इतिहास का। जो आपका हमारा अतीत भाग 2 है इतिहास, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। फिर आता है सेकेंड जो कि है आपका राजा और उनके राज। तीसरा नंबर आता है आपका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। चौथा है आपका मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। पांचवा आपका अध्याय है जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। छठा है आपका ईश्वर से अनुराग। सातवां है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और आठवां है आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये चैप्टर के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका दिया गया है जो कि हमारा अध्याय 1 जो कि है आपका प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ठीक है। ये हमारा अतीत भाग 2 का है, ठीक है। तो ये जो आपको सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है जो कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। और यदि आप इन जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसको स्वयं सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी जो बुक दी गई है आपको सामाजिक विज्ञान की, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसी में से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको बुक को पढ़कर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि आपका सन 1700 से 1750 ई के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो क्या प्रयोग किया जाने लगा था? क्या नहर, तालाब, रहट या नलकूप? तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका स नंबर दिया गया है, रहट का प्रयोग किया जाने लगा था। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। ऑप्शन थे आपके भवन में, महल में, सभागार में या अभिलेखागार में। जो पांडुलिपियां थी वो आपकी अभिलेखागार में रखी जाती थी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर द, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था कि मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो क्या कहलाता था? तो वो विदेशी कहलाता था। मध्य युग में क्या था, ऐसी परंपरा थी कि जो भी उस समाज या संस्कृति के जो लोग नहीं होते थे तो उन्हें उन लोग क्या बोलते थे? विदेशी लोग बोलते थे। तो ये आपको हो जाएगा विदेशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके जो क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन है 2-3 अंक वाले क्वेश्चन रहते हैं तो इनके आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 700 से 1500 तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 700 से 1750 ई तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य आदि स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो स्थापत्य आपको यदि दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है स्थापत्य, ठीक है। ये आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है स्थापत्य, ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था 5वां कि अभिलेखागार से क्या आशय है। तो वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जहाँ पर क्या हम दस्तावेज रखते हैं, पांडुलिपियों का हम क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, इकट्ठा रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है जो कि है आपका कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो हमें बताना है जो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। देखिए पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आई। पहली है पांडुलिपि की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। जो प्राचीन क्या है लिपि का प्रयोग करते थे जो कि समझ में नहीं आती थी। सेकेंड है इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। तो ये समस्याएं आती थी। तो ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया था
कि 700 से 1750 ई के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो क्या क्या बदलाव हुए, तो देखिए 700 से 1700 ई के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। पहले युद्ध होते थे, तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, लेकिन फिर क्या है, बारूद वाले औजारों का प्रयोग हो गया। तो बदलाव तो हमेशा होता ही है, तो ये इस तरीके से बदलाव होते गए। ठीक है, अब आता है प्रश्न 8, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो पहला नियम हो जाएगा स्त्री शिक्षा का विरोध, फर्स्ट नियम। सेकंड है भारतीयों पर अत्याचार। थर्ड है सैनिक विद्रोह का चलन। चौथा है सती प्रथा का प्रचलन। और पांचवा है आपका अंग्रेजों का शासन। तो ये थे आपके 5 सामाजिक नियम। प्रश्न 9 है आपका पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, जो पर्यावास होता है उसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं किसी भी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसका पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं और उसकी सामाजिक और जो आर्थिक जीवन शैली होती है उसे हम बोलते हैं पर्यावास। अगला देखिए 8वां, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम हुए, हमने ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10वां दिया गया है कि 1318 ई में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या क्या विचार व्यक्त किए गए थे, वो हमें बताना है। देखिए 1318 ई में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए गए। पहला था, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदी। सेकंड था आपका अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप यहाँ पर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया था आपका, जो कि आपका प्रश्न, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। देखिए अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। कौन कौन से युग है, पहला है आपका हिंदू, सेकंड है आपका मुस्लिम, थर्ड है आपका अंग्रेज। ठीक है, इसे हम ब्रिटिश युग भी कह सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 13, जो कि आपका प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या दिया गया, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिएगा, उसके बारे में निम्नलिखित हमें विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो इमारत का निर्माण कब हुआ था, तो इमारत का निर्माण 3वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 3वीं। यहाँ पर आप सेकेंड है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया, तो ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था इमारत के निर्माण में। ठीक है, फिर आता है आपका इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है, तो जातक कथाएं एवं यक्षियों की चित्रकारी दिखाई पड़ती है। भारत का वर्तमान में क्या उपयोग इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, तो इसका उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। फिर आता है इसकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी क्या की जाती है, इसकी देखभाल की जाती है, इसका रखरखाव किया जाता है। ठीक है, इमारत का चित्र बनाइए, तो इस तरीके से आपको इमारत बना देना है। यहाँ पर छत्र, हर्मिका, ठीक है, ये आपका मेघी, वेदिका, दक्षिका, ये सब आपको बता देना, सांची स्तूप, रायसेन, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 2, जो कि आपका दिया गया है। अध्याय नंबर 2 का आपका नाम है कि राजा और उनके राज्य। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका कि राजराव और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, तो ये था आपका तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। ये आपका ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन कि चोल काल में नाडु कहा जाता था, ये कहा जाता था गाँव का समूह होता था, उसे कहा जाता था नाडु। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। प्रतिष्ठा है, गंगा नदी में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे, तो वह कन्नौज नामक एक राज्य था, उस पर क्या है नियंत्रण के लिए आपस में क्या है लड़ते रहे, तो आ जाएगा कन्नौज। फिर आता है प्रश्न 4, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी, तो 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी थे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण दीजिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उससे हराया और हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था, तो चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन का ये आप देख सकते हैं, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों का, दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो भी स्रोत उपलब्ध थे वहाँ पर उन सभी स्रोतों का उपयोग कल्हड़ ने क्या किया है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए उनका प्रयोग किया है स्रोतों का। ठीक है। 8वां आता है, गंगा नदी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। यानी कि वो उसके राज्य पर कब्जा करना चाहता था, ये इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इसी में उनके बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता था। ठीक है। प्रातः चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। तो चोल शासन में सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास से अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। 10वां, चोल वंश द्वारा किस प्रकार की सत्ता प्राप्त की गई। तो ये आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन ये आपका दिया गया है यहाँ से 11वां, और यहाँ से आप 12वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आप कुछ नोट करते चलिएगा। फिर आता है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ पर दी गई हैं। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की किसानों की बस्तियाँ क्या और कहलाती थी। गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा की विभिन्न समितियां होती थी। तो ये आप पूरा आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। अध्याय नंबर आपका 3 आता है, जो कि आपका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, यानी कि जो दिल्ली था वो 12वीं से 15वीं शताब्दी में क्या क्या हुए वो सभी घटना यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसके शासनकाल में मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि ऑप्शन नंबर 12 में देखने को मिल जाएगा। सेकंड है, किस इतिहासकार ने कहा है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो हमें उस इतिहासकार का नाम बताना है। तो जो इतिहासकार थे वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10, जो कि आपका मिनहाज ए सिराज। ऑप्शन नंबर 10 आपका बिल्कुल हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो इल्तुतमिश थी उसकी बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से कैसी थी, अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है। क्वेश्चन 3 दिया गया, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था। तो जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था, अफ्रीका का था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दिया गया था कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। 5वां आता है, रजिया यहाँ पर दिया गया है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो देखिए, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उनके स्वतंत्र रूप से करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाले बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए बरनी द्वारा आलोचना की गई। ठीक है। आता है 7वां, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्या खरीदा जाता था, गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। आगे देख सकते हैं इसी प्रकार इस काल के इक़्तिदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। तो इसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, व्यवस्था बनाए रखना, सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व वसूल किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व व्यवस्था की विशेषता बतानी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थायी सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। आगे भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो सबसे पहले वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि हम लगातार आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपकी 8 गेट बेस्ट पुस्तिका है। और यदि आपने अभी अदर सब्जेक्ट की कक्षा 7 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज आसानी से देखने को मिल जाएंगी, तो उसका सोल्यूशन आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 10वां है मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो देखिए सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन 11वां है शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 12 से 19 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्शियान पर हमला किया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर उसका धावा झेलना पड़ा। इसका वो बहुत सारे कारण थे, यहाँ पर आप सभी आंसर लिख सकते हैं। अब आता है आपका अध्याय नंबर 4 जो कि आपका दिया गया है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इसका पहला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी वो थी आपकी राजस्व व्यवस्था देखी जाती थी, यानी टोडरमल थे राजस्व व्यवस्था के प्रमुख थे। दूसरा है 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया था। तो जो 1526 में जो मुगल शासक बाबर थे तो उन्होंने क्या है हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया था। तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो इसी प्रकार देख सकते हैं अकबर नामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो ये आपके अबुल फजल हो जाएंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर द। अब आता है मुगल कौन थे। तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आता है बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया था। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आता है मनसबदार से क्या आशय है, इसे हमें लिखना है। तो देखिए मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसी प्रकार 7 का आंसर लिख सकते हैं अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये आपकी राजस्व व्यवस्था दी गई है। अकबर की क्या ऐसी राजस्व व्यवस्था थी, तो यहाँ से आप संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका 8वां क्वेश्चन कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द में आईन अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन घराने सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं अकबर की प्रशासनिक की व्यवस्था। ठीक है, फिर आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक और उसने स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर नारी नूरजहां के नाम से गढ़ा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर दिया गया है अकबर के धर्म संबंधी विचारों पर संक्षेप में लिखिए। तो ये आप यहाँ से इसका आंसर आसानी से नोट अपनी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी कोई भी यदि डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी, ये लिखना है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। मनसबदार क्या होता था, मनसबदार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार और कार्य होते थे। जबकि जो जागीरदार होता था, जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। तो ये आपको लिखना है। अब आता है आपका अध्याय नंबर 5 जो कि आपका दिया गया है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय।
तो अब हम इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य ने किया था? तो ये गढ़कटंगा राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि की जाती है तो यह जगह बदल बदल कर की जाती है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बा। ठीक है, फिर आता है आपका 1565 में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? तो यह हो जाएगा आपका आसिफ खान के नेतृत्व में। फिर आता है मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, जनजातियाँ अपनी जीवों को उपार्जन किस प्रकार करती थी? तो ये आंसर लिखा गया है, यहाँ से आप इस आंसर को पूरा नोट कर सकते हैं अपनी बस पुस्तिका में। प्रातः है खाना बदोश किसे कहा गया है? तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, खाना बदोश घुमंतू लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। अगला है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण और बंजरों में के बारे में क्या क्या लिखा? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बाजार विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। अब आता है 8वां क्वेश्चन, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो ये पूरा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर 360 कर सकते हैं, या आप वीडियो क्वालिटी को 480 करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, स्थानांतरण की किस प्रकार की जाती है? तो ये आप स्थानांतरण किसी का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। 10वां, बर्लों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी थी? तो इसका क्या कारण था? तो ये कारण आप यहाँ से, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई गई है, उस लिंक पर क्लिक करके इनकी आप PDF भी बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करेंगे। ठीक है, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते थे? बाई के कहलाते थे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, गढ़कटंगा एवं समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यों समृद्धशाली राज्य था, उसके क्या कारण थे, तो यहाँ पर आपको दिए गए, यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रातः प्रोजेक्ट कार्य है आपको क्वेश्चन नंबर 13, पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है? पुराने तौर तरीके में किस प्रकार भिन्न था? तो यहाँ देख सकते हैं, आजकल गांव में शहरों तक अनाज ले जाने का काम बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रालियों तथा ट्रक टेम्पू द्वारा होता है। पुराने समय में अनाज मवेशियों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये देख सकते हैं। अब आता है पार्ट नंबर 6 जो कि आपका दिया गया है, ईश्वर से अनुराग। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? तो ये आपके बंगाल से थे। कहाँ से थे विद्यार्थियों? बंगाल से थे। सेकेंड है, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो गुरु अंगद को चुना था। फिर आता है, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंदोलनों का नेतृत्व यहाँ पर देख सकते हैं, आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व शैव संतों और अलवालों यानी वैष्णव संतों द्वारा किया गया था। संत कवियों द्वारा किन किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया? तो इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का क्या किया था? विरोध किया था या खंडन किया था। प्रातः है, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मानव शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। फिर आता है आपका अगला जो कि आपका मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। तो मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। आगे देखिएगा, आगे आपका 8वां, संत और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार की लिखी है? तो ये आंसर लिखा गया, इसे नोट कर सकते हैं। फिर आता है, धर्मशाल या गुरु द्वारा किसे कहा गया है? तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं।
10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोककर पॉज कर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है 12वां, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि अध्याय नंबर 7 चेती संस्कृति का निर्माण। तो पहला क्वेश्चन है राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था, तो चारण भाटों द्वारा गाया जाता था। सेकंड का आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। थर्ड है आपका निम्नलिखित में कौन सा समूह असमान है, तो ये आपका कुचिपुड़ी और मणिपुर ये क्या है, असमान यानी कि समान नहीं है। प्रातः भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका जो कि आपका महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई, तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज की केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है पृथ्वीराज ने किस प्रकार से सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा, तो पृथ्वीराज ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। प्रातः राजपूतकालीन कहानियों का चित्र किस प्रकार का होता है, तो राजपूतकालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से लिखिएगा। क्वेश्चन 9 ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 दिया गया है, 11 और ये 12 दिए गए हैं, दोनों के आंसर आप आसानी से वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख सकते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 8 जो कि आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, तो इसका आंसर देखिएगा। पहले का आंसर है अहमद शाह अब्दाली, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका मालवा, थर्ड का हो जाएगा आपका जयसिंह। चौथे क्वेश्चन का ये आपका आंसर पूरा दिया गया है, तो आसानी से सभी क्वेश्चन के आंसर आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं, तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इन सभी को अच्छी तरीके से आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आंसरों को नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट आपको दिए गए हैं और प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी के हल आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।